सिंहासन का निर्णय। प्रतियोगिता में इस बात को लेकर बहस होने लगी कि आखिर सम्राट सिंहासन का दावेदार है या नहीं। महापुरोहित तो सम्राट को भावी महाराज के रूप में देखने लगे थे, क्योंकि उनके हिसाब से एक योद्धा ही महाराज बनना चाहिए। लेकिन सिकंदर को डर लग रहा था कि कहीं यह कहानी उसके बेटे को दावेदारी से पीछे न कर दे। आखिरकार सूर्यकांत ने उठकर कहा, प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है। सम्राट सिंहासन के लिए दावेदार है या नहीं, इसका निर्णय बहुत जल्द होगा और सभी को घोषणा करके बता भी दिया जाएगा। सिकंदर महापुरोहित को देख रहा था, पर महापुरोहित सिकंदर को। वहीं भीमसेन ने चंद्रप्रभा को देखकर कहा, महारानी अब क्या आज्ञा है? चंद्रप्रभा बोली, अब हम वापस अपने कबीले में चलेंगे। आगे का रास्ता सम्राट खुद तय करेगा और अगर उसे अड़चन आई तो हम उसका साथ देंगे। भीमसेन ने अपनी दूसरी तरफ बैठे विराज को देखकर कहा, मैं और तुम्हारी बड़ी माँ वापस जा रहे हैं, तुम अपने भाई के साथ रहना। विराज ने हां में गर्दन हिलाई। भीमसेन और चंद्रप्रभा वहां से चले गए। रात के समय नीलकमल अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी। उसका और रणविजय का रिश्ता बहुत खराब था, फिर भी वह यही चाहती थी कि रणविजय ही महाराज बने। लेकिन सम्राट ने उसकी दावेदारी को आधा कर दिया था और तभी एक दासी ने आकर कहा, महारानी सम्राट आपसे मिलना चाहते हैं। नीलकमल हैरान हुई, लेकिन फिर उसने हां में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, भेजो। थोड़ी देर में सम्राट और विराज दोनों ही महारानी के कक्ष में मौजूद थे। दोनों ही हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। नीलकमल हैरानी से दोनों को देख रही थी और अगले ही पल मुस्कुराकर बोली, तुम सम्राट हो? सम्राट ने हंसकर कहा, महारानी आपने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। इतना कहकर वह थोड़ा आगे आया और उसने नीलकमल के पैर छुए। विराज ने भी वैसा ही किया। नीलकमल ने दोनों भाइयों को गले लगा लिया। वह बोली, मैं तो भूल ही गई, तुम तो मेरे सम्राट हो। फिर उसने विराज को देखकर कहा, और तुम मेरे विराज। नीलकमल नहीं जानती थी कि विराज उसका अपना पुत्र है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी ममता का झुकाव विराज की तरफ ज्यादा होता था। वह बोली, आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। सम्राट बोला, नहीं महारानी। महाराज ने रुकने के लिए कहा तो हम दोनों भाई यहाँ रुक गए। बस आपसे मिलने का मन था, इसलिए आ गए। अब आप हमें आज्ञा दीजिए और आप आराम कीजिए। महारानी नीलकमल पलंग पर बैठी हुई बोली, मैं तो आराम ही करती हूँ, तुम दोनों बैठो ना। दोनों ही महारानी के पास बैठ गए। विराज महारानी के थोड़ा करीब बैठा था और सम्राट नीलकमल के पैरों के पास। उसका हाथ नीलकमल के पैर पर लगा तो नीलकमल ने दर्द भरी आह के साथ कहा, सम्राट, वहां मुझे चोट लगी है। सम्राट ने नीलकमल के पैर को देखकर कहा, क्या हुआ महारानी? महारानी ने कहा, सम्राट, कुछ दिनों पहले गलियारे में पत्थर से ठोकर लग गई थी। सम्राट ने महारानी का पैर अपनी गोद में रखा और चोट को हल्का हल्का सहलाते हुए बोला, तो आप अपना ध्यान रखिए महारानी। महारानी ने कहा, अब तो मैं बुढ़िया हो गई हूं। यह सुनते ही विराज बोला, नहीं महारानी, किसने कहा बुढ़िया हो गई है? आप कहीं से भी बुढ़िया नहीं लगती, बल्कि आप तो बहुत सुंदर लगती हैं। सच में, झूठ नहीं बोल रहा। मेरी बड़ी माँ और आप दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ हो, सबसे अच्छी माँ, सबसे प्यारी माँ। नीलकमल विराज को देख रही थी। उसका खुद का बेटा कभी उसके पास ऐसे नहीं बैठता था। नीलकमल ने सम्राट को देखा, जो उसके पैर को अभी भी हल्का हल्का सहला रहा था, ताकि नीलकमल को दर्द न हो। नीलकमल सम्राट को देखकर बोली, सम्राट, आने वाले समय में हो सकता है तुम विजयगढ़ के महाराज बन जाओ। और एक महाराज के लिए बहुत सारी चुनौतियां सामने खड़ी रहती हैं और उन्हें सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, आपको लगता है कि मुझे विजयगढ़ का सिंहासन मिलेगा? नीलकमल साफ मन की थी। वह बोली, सच कहूं सम्राट, चाहती नहीं कि तुम्हें विजयगढ़ का सिंहासन मिले। चाहती तो यही हूं कि मेरा पुत्र ही सिंहासन पर बैठे। लेकिन सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठता है जो पूरी तरह उसके योग्य हो, और तुम रणविजय से ज्यादा योग्य हो। मैं एक माँ बनकर निर्णय नहीं लेना चाहती, एक महारानी बनकर निर्णय लेना चाहती हूँ। और एक महारानी तो यही चाहेगी कि सिंहासन पर वही राजकुमार बैठे जो उसके योग्य हो और तुम्हारे अंदर योग्यता है। मैं बस तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ
कि तुम सारी चुनौतियों को पार करके सिंहासन को हासिल करो। सम्राट ने हां में गर्दन हिलाई। विराज बोला, भैया को तो आशीर्वाद दे दिया, थोड़ा आशीर्वाद मुझे भी दे दो। नीलकमल ने मुस्कुराकर कहा, तुम और तुम्हारे भैया अलग अलग हैं। विराज ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं महारानी, मैं और मेरा भाई एक ही हैं, फिर भी थोड़ा आशीर्वाद मुझे भी दे दो। महारानी ने कहा, तो बताओ तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए। विराज बोला, आपकी एक सुंदर सी बहू मुझे जल्दी मिल जाए। वह क्या है ना, भैया ने तो अपने लिए ढूंढ ली। यह सुनते ही सम्राट ने विराज को देखा। विराज ने बात पलटते हुए कहा, मेरा कहने का मतलब है महारानी, सम्राट भैया तो अपने लिए ढूंढ लेंगे। आज तो वैसे भी इन्होंने रणविजय को हरा दिया, तो कितनी ही राजकुमारी का दिल इन्होंने जीत लिया होगा। लेकिन मैं तो मासूम सा बच्चा हूं ना, मुझे तो कोई नहीं मिलेगी। आप किसी सुंदर सी दासी को जानती हैं तो बता देना। महारानी बोली, दासी क्यों, तुम्हें तो कोई राजकुमारी मिलेगी। विराज बोला, क्यों महारानी, दासी क्यों नहीं मिल सकती? क्या वह स्त्री नहीं? क्या उसके मन में इच्छाएं नहीं? क्या वह प्रेम योग्य नहीं? बताइए। नीलकमल हैरानी से विराज को देख रही थी, फिर बोली, धन्य है वह माँ जिसने तुम्हारी परवरिश की है। बहुत उच्च विचार हैं तुम दोनों भाइयों के, तभी तो मैं दिल पर पत्थर रखकर कह रही हूं कि सम्राट, तुम अपने सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करना और सिंहासन की ओर बढ़ना। सम्राट ने हां में गर्दन हिलाई और तभी अखंड वहां आ गया। अखंड ने महारानी और सम्राट को देखा तो अपनी बाहें फैला दी और फिर जाकर उनके गले लग गया। थोड़ी बहुत बात करने के बाद वह भी महारानी के पास जाकर बैठ गया। आखिर उसे तो बचपन से ही महारानी ने ही प्यार किया था। अब तो वह कलावती के पास भी नहीं जाता था। अपने दुख, दर्द, तकलीफ जो भी उसके मन में होता था वह नीलकमल से ही कहता था। तीनों ही पलंग पर धीरे धीरे खिसक कर लेट गए। महारानी तीनों को देख रही थी। आखिरकार तीनों ही बात करते करते वहीं सो गए। महारानी धीरे से उठ गईं। वह जैसे ही एक कदम चली, सूर्यकांत से टकरा गईं। सूर्यकांत कुछ बोलते उससे पहले ही नीलकमल ने सूर्यकांत के मुंह पर हाथ रख लिया और धीरे से बोली, बच्चे सो रहे हैं, सोने दीजिए, बाहर चलकर बात करते हैं। महाराज ने भी धीरे से कहा, यह हमारा कक्ष है। महारानी बोली, हमारा कक्ष था, लेकिन अब बच्चे सो रहे हैं तो आज रात के लिए बच्चों का हो गया। अब आप मुझे महाराज होने का उपदेश मत बताइए। चलिए हम कहीं और बैठकर बात करते हैं। दोनों ही वहां से चुपचाप निकल गए, लेकिन जाते जाते तीनों को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों ही किसी दूसरे कक्ष में बैठे हुए थे। महाराज ने कहा, नीलकमल, आज जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसका दुख नहीं है। उसके बावजूद भी तुम सम्राट से प्रेम से बात कर रही हो, और इतना प्रेम कि उसे अपने पास ही सुला लिया। नीलकमल बोली, प्रेम मैं विराट से भी करती हूँ और अखंड से भी। देखिए महाराज, मुझे सत्ता की बातें समझ नहीं आती। कुछ समझ आता है तो इतना कि सिंहासन पर सही व्यक्ति को ही बैठना चाहिए। अगर सही व्यक्ति सिंहासन पर नहीं बैठा तो विजयगढ़ का पतन निश्चित है। और इसमें तो दो राय नहीं है कि हमारा पुत्र सिंहासन के लायक है ही नहीं। अगर होता तो वह सम्राट को हरा देता। वह सब छोड़िए, हमारे पुत्र को राजकुमारी ने भी ललकारा है, कहते हुए, अच्छा तो नहीं लग रहा महाराज, लेकिन आप मंत्री गण, महापुरोहित और सिकंदर तीनों से सलाह करके ही सिंहासन के महाराज की घोषणा करवाइएगा। सूर्यकांत ने हां में गर्दन हिलाई। अगली सुबह सम्राट के जब आंख खुली तो उसके एक हाथ पर विराट सोया हुआ था और दूसरे हाथ पर अखंड। सम्राट खुद से बोला, ये दोनों मुझे दबाकर सोते हैं। फिर वह जैसे तैसे उनका सिर हटाकर उठ गया। वह सीधा झरोखे के पास गया। उसने बगीचे में झांक कर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देवयानी सुबह सुबह ही तलवार का अभ्यास कर रही थी। जितने भी आसपास के राजकुमार, महाराज, राजकुमारी प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे, वह सब राजमहल में ही ठहरे हुए थे। सम्राट देवयानी को ही देख रहा था। अब तो वह देवयानी के साथ विवाह के सपने भी देख चुका था, लेकिन अगले ही पल उसके कानों में एक आवाज गूंजी, देवयानी श्रापित है। और इसी एक आवाज के साथ सम्राट का दिल धक से हो गया। वह वापस से कमरे में आया। उसने तलवार खींची और वापस झरोखे में गया।
उसने नीचे झांक कर देखा तो देवयानी अब भी एक सैनिक के साथ अभ्यास कर रही थी। देवयानी ने सैनिक के तलवार पर तलवार मारी और सैनिक की तलवार छूट गई। देवयानी ने हंसकर कहा, चौथी बार हारे हैं आप। और तभी सम्राट बोला, राजकुमारी देवयानी, एक बार मुझे भी हरा दीजिए। देवयानी ने नजर उठाकर ऊपर देखा। इतने में सम्राट वहीं झरोखे से नीचे कूद गया। देवयानी की तो जान निकल गई और सम्राट, उसे तो उछल कूद करने की आदत थी। आखिर जंगलों में जो रहता था वह सीधा तलवार लेकर देवयानी के पास आया और बोला, क्या हुआ राजकुमारी देवयानी, आप डर गईं? देवयानी ने कहा, सम्राट, इतनी ऊपर से कूद गए, कुछ हो जाता तो? सम्राट बोला, कुछ नहीं होता, चलो हम भी अभ्यास करते हैं। देवयानी बोली, नहीं, मैं बहुत अभ्यास कर चुकी, अब मुझे नहीं करना। इतना कहकर जाने लगी तो सम्राट ने पीछे से कहा, देवयानी, इसी बहाने तो तुमसे मिलने का अवसर मिलता है, तुमसे बात करने का अवसर मिलता है, और तुम हो कि हमें ऐसे ही छोड़कर जा रही हो। देवयानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह जानती थी उसका सम्राट के समीप जाना ठीक नहीं है। आखिर वह श्रापित जो थी। देवयानी ने पलटकर सम्राट को देखा और बोली, सम्राट, हर खूबसूरत चीज अच्छी नहीं होती। सम्राट बोला, जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, वही सही है, वही खूबसूरत है, बाकी मैं कुछ नहीं मानता। देवयानी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी सम्राट को पसंद करने लगी थी। उसने सम्राट को देखकर कहा, अपने कदम पीछे ले लो सम्राट, जितना मेरे करीब आओगे उतना तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। अपने वजूद को बचाओ। तुम विजयगढ़ के सिंहासन के दावेदार हो, एक ऐसा सिंहासन जिसे पाने के लिए हर एक राजकुमार आतुर रहता है। यहाँ तक कि मैंने भी सिंहासन को पाने के लिए रणविजय को चुनौती दी थी। सिर्फ एक सिंहासन नहीं है ये एक जिम्मेदारी है, एक उत्तरदायित्व है जो तुम्हें निभाना है। नगरवासी तुम्हारे अधीन होंगे। प्रेम जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। इतना कहकर देवयानी जैसे ही जाने लगी तो सम्राट ने कहा, प्रेम की तो मैंने बात ही नहीं की देवयानी। देवयानी के कदम रुक गए। उसने अपनी आंखें बंद की तो एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। उसने पलटकर सम्राट को देखा और बोली, मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी, तुम्हें खुद ही समझना होगा। बस समझ लीजिए, मैं ज्वाला हूं, पास आओगे तो जल जाओगे, और मैं एक ऐसे मनुष्य को जलाना नहीं चाहती जिसका जन्म भलाई करने के लिए हुआ हो। इतना कहकर देवयानी वहां से चली गई और सम्राट अपनी तलवार लिए खड़ा रहा। और तभी विराज अंगड़ाई तोड़ता हुआ आया और बोला, क्या हुआ, भाभी मानी कि नहीं? सम्राट बोला, यार, पहले ना श्राप का पता लगाओ। किसने क्या श्राप दे दिया देवयानी को कि मुझसे दूर दूर भागती है? मैं नहीं रह सकता देवयानी के बिना। कुछ करो यार, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे देवयानी चाहिए। विराज तो अंगड़ाई तोड़ता हुआ सम्राट को देखकर वापस चला गया। सम्राट विराज को देख रहा था। विराज जाते हुए बोला, आ जाओ, महारानी नीलकमल बुला रही हैं। दूसरी तरफ महाराज सूर्यकांत, महापुरोहित सिकंदर और कुछ महापुरुष एक सभा में बैठे हुए थे। सूर्यकांत ने सबको देखकर कहा, अब बताइए, आप सबका क्या निर्णय है? क्या मुझे सम्राट को राजकुमार घोषित कर देना चाहिए? महापुरोहित ने कहा, बिल्कुल कर देना चाहिए। यह सिंहासन उसी को मिलेगा जो हर प्रतियोगिता को जीत जाएगा, और आप जानते हैं रणविजय हार चुका है। सिकंदर ने कहा, एक हार यह निश्चित नहीं करती कि वह सिंहासन का दावेदार है या नहीं। महाराज सूर्यकांत ने कहा, तो फिर बताइए, आगे क्या करना चाहिए? सिकंदर ने कहा, सम्राट को बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर वह हर परीक्षा में सफल हुआ तो ही उसे विजयगढ़ के सिंहासन पर बैठाया जाएगा, क्योंकि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यह गरुड़ कबीले के निवासी को सिंहासन पर बैठा दिया जाए। भला एक जंगल में रहने वाला मनुष्य महाराज कैसे बन सकता है? महापुरोहित ने कहा, क्यों नहीं बन सकता? महाराज बनने के लिए जो एक मनुष्य में होने चाहिए वह सारे गुण सम्राट में है, और इसमें दो राय नहीं है कि आचार्य का पसंदीदा शिष्य भी सम्राट ही है। और आप आचार्य से मिल चुके हैं राजकुमार सूर्यकांत। उन्होंने भी सम्राट को ही अपनी पसंद बताया था। सम्राट में वह सारे गुण हैं जो एक महाराज में होने चाहिए।